एग्जाम इतना बढ़िया साइकोलॉजिकली सेट हुआ था, जैसा सिद्धार्थ सर ने पिछले टाइम भी बताया कि एग्जामिनर ना सिर्फ आपसे क्वेश्चन की एक्यूरेसी और क्वेश्चन के आंसर की बात करता है, बल्कि वो आपकी साइकोलॉजी को भी टेस्ट करता है। जब आंसर शीट आती है कुछ दिनों बाद, एक दो दिनों बाद, कई सारे कोचिंग्स ने अपनी आंसर शीट भी रिलीज की, इवन फिर गेट ने अपना आंसर शीट रिलीज किया। वो दो क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में रिस्क लिया था, वो दोनों के दोनों क्वेश्चन मेरे थे। और उस एक मार्क्स के चलते मैं आईआईटी में ना जाके एनआईटी में गया था। जिस लड़के ने कम पढ़ाई की है लेकिन कॉपी उसने इस भर दी है, टेक्निक से, इस तरीके से लिखी है कि लगे कि हमने बहुत मेहनत किया है, बहुत कुछ जानते हैं। और कितने लड़के बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं एग्जामिनर को, सारी बातें एकदम क्लियरली कॉपी से दिखाई पड़ जाती है। जी बिल्कुल, है ना। यहाँ तक कि किस लड़के को किस चीज का स्पेलिंग नहीं आता है, जो स्पेलिंग नहीं आता है मुझे उसको उसको किस तरह से लिख दिया जाए कि एग्जामिनर समझ ले कि हाँ, अगर ई है तो ई है तो ई मान ले, अगर आई है यहाँ पर तो आई मान ले, आई मान इस ले, तरीके से। तो ये हेलो एवरीबॉडी, आज आपके साथ फिर चर्चा में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आईएससी बेंगलोर से दिग्विजय जी, और पटना से सिद्धार्थ सर, और मैं सुधांशु दिल्ली से। हम लोग आपके सामने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। अभी तक की चर्चाओं का जो मुख्य बिंदु रहा है कि हम परीक्षा की शुरुआत कैसे करें, जो तैयारी हम करते हैं उन तैयारी की शुरुआत कैसे की जाए। फिर हमने अगले वीडियो में चर्चा करी थी कि ओएमआर शीट कैसे भरे जाएं। फिर एक चर्चा हमारी चली थी कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जामिनेशन को किस तरीके से लेकर चलें और कैसे प्रश्नों को सही तरीके से सॉल्व कर सकें। उस चर्चा में हम यहां तक पहुंचे थे कि जिन एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इस पे सिद्धार्थ सर ने हम लोगों को गाइडेंस दिया था। आज का जो हमारा सेगमेंट है, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर उन एग्जामिनेशंस में जहां पर कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहते हैं और कट ऑफ की सिचुएशन वहां पे थोड़ी सी अलग रहती है, तो ऐसे परीक्षाओं में हम किस तरह से अप्रोच लेकर आगे बढ़े। तो मैं पहले दिग्विजय से पूछना चाहता हूं कि उनका क्या मानना है, जब हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, समय ज्यादा है, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करना हमारे लिए जरूरी है, तो उसमें उनके क्या विचार है, कैसे बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए उस एग्जामिनेशन में। फिर हम चलेंगे अपने गाइडेंस के लिए सिद्धार्थ सर के पास। मैं आपको अपने साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगा, तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। 2013 की ये बात है, जब मैंने गेट का एग्जाम दिया था। और उस समय गेट का एग्जाम देने के टाइम पे गेट इंजीनियरिंग सेक्शन का जो एग्जाम होता है, जहाँ पे लड़के बीटेक करने के बाद आगे एमटेक के लिए और अदर जॉब्स के लिए, लाइक आपका सेल हो गया या फिर आपका वीएल हो गया, ये सब इसरो हो गया, इन सब में ज्वाइनिंग के लिए एग्जाम देते हैं। और इसमें नंबर्स बहुत मैटर करता है कि आपका स्कोर जितना अच्छा रहेगा उतना ही ज्यादा आपको जॉब मिलने के इसमें चांसेस रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ गेट के साथ क्या है कि यहाँ पर आपको 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी रहता है। मतलब ये कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए तो वो 5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ऑटोमेटिकली आपका निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर उस समय का जो मेरा टारगेट था, वो मेरा टारगेट था कि मैं गेट का स्कोर इसलिए ले आऊं कि कम से कम मैं अपने आगे की पढ़ाई एमटेक में के लिए कंप्लीट कर सकूं। और मुझे जहां तक याद है कि मैंने सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस किए थे कि जब मैं क्वेश्चंस कर रहा था, उस समय जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, तो पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम पे जब मैं 38 के आसपास पहुंचा था, मेरा मार्क्स 39, 36 और 40 के आसपास पहुंचा हो, तो वहां पर जाकर मैं रुक गया था। वहां पे जाने के बाद मैंने सोचा कि क्या मुझे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। 2 या 3 क्वेश्चन पे मैं बहुत श्योर था कि हाँ, इन क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही हैं और उन क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए। और फिर मैंने वहां पर थोड़ा सा रिस्क लिया और मैंने वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। एग्जाम इतना बढ़िया साइकोलॉजिकली सेट हुआ था, जैसा सिद्धार्थ सर ने पिछले टाइम भी बताया कि एग्जामिनर ना सिर्फ आपसे क्वेश्चन की एक्यूरेसी और क्वेश्चन के आंसर की बात करता है, बल्कि वो आपकी साइकोलॉजी को भी टेस्ट करता है। जब आंसर शीट आती है कुछ दिनों बाद, एक दो दिनों बाद, कई सारे कोचिंग्स ने अपनी आंसर शीट भी रिलीज की, इवन फिर गेट ने अपना आंसर शीट रिलीज किया। वो 2 क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में रिस्क लिया था, वो दोनों के दोनों क्वेश्चन मेरे थे। और उस एक मार्क्स के चलते मैं आईआईटी में ना जाके एनआईटी में गया था।
तो यहाँ पर कंक्लूजन ये है दोनों कि क्वेश्चन दोनों के दोनों ही क्वेश्चन गलत हो गए थे, जबकि मैंने बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के साथ वहां पर रिस्क लिया था, फिर भी वो दोनों क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। तो मेरा यहाँ पर ये मानना है कि जहां पर आपकी निगेटिव मार्किंग है, अगर आपको ये लगता है, जैसे सिद्धार्थ सर ने पिछली बार भी कहा था कि अगर पेपर टफ है तो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, वो पेपर सभी बच्चों के लिए टफ है। तो उसी तरह से आप ये मत सोचिए, आपके दिमाग में एग्जाम देते समय ये नहीं होना चाहिए कट ऑफ क्या जाएगा, क्या कट ऑफ हाई जाएगा या मुझे इतना ज्यादा नंबर ले आना है। नहीं, आप सबसे पहले तो पेपर के लेवल को, जैसे ही आप पेपर पढ़ेंगे आपको पेपर के लेवल का आइडिया लग जाएगा और अकॉर्डिंगली फिर आप अपने आप को आगे असेसमेंट करिए। और दूसरी चीज ये कि जो लोकल लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि तुक्का मारना, इस तुक्का मारने के तरीके से, इस तुक्का मारने के अटेम्प्ट से बचिए, खासतौर पे उन एग्जाम्स में जहां पर निगेटिव मार्किंग होती है। बाकी इस बारे में सिद्धार्थ सर ज्यादा गाइडलाइन दे पाएंगे, क्योंकि वो बच्चों को ज्यादा इस तरह के एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं, या बच्चों को उन्होंने देखा है कि वो कैसे इस बारे में कैसे इस तरह के एग्जाम्स वो लोग डील करते हैं और किस तरह की परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है। आफ्टर ऑल सर ने हम लोग को भी गाइड किया और हम लोग की एक्यूरेसी उन्हीं के चलते बेहतर हुई है कि आज के डेट में हम लोग बहुत एकदम ऑप्टिमम लेवल पर आकर हम लोग रुक जाते हैं। बहुत मन करता है कि नहीं ये ऑप्शन सही होगा, इसको कर दिया जाए। हाँ, सिचुएशन यहाँ तक आ चुकी है कि अगर जिस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आदमी 100 में 100 कर सकता है, वहां पर भी अब तुक्का मारने में लगता है कि ये छोड़ दिया जाए, क्या मतलब है तुक्का मारने का। तो वहां तक एक्यूरेसी आ चुकी है कि मुझे याद है जब सर ने मुझे गाइड किया था, और उसके बाद गेट का पेपर जो मैंने दिया, या उसके बाद जो मेरे सारे एग्जामिनेशन जो क्वालिफाई हुए कंपटीशन के, उन सब में मेरी एक्यूरेसी जो है नियर अबाउट 97-98% ही गलत होते थे, और लगभग हर एग्जाम क्वालिफाई कर गया था मैं। तो ये बात तो है कि जो कैरियर हमारा आज पहुंचा है वो सर का बहुत बड़ा रोल रहा है उस पे। और इससे एक फायदा और होता है ना कि एक चीज में और यहाँ पे ऐड करूँ कि हम तुक्का कब मारते हैं, जब हम ये लगता है कि एग्जाम हमारा नहीं निकलेगा और फिर हम तुक्का मारते हैं। नहीं तो देखिए आपका एग्जाम तो वैसे भी नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर आप तुक्का नहीं मारेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना सही किया। ठीक है, मतलब वो एग्जाम जहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं भी है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इतने क्वेश्चन में तो मेरा नहीं होने वाला, भाई होने वाला तो आपका ऐसे भी नहीं है, तो कम से कम ये अंदाजा तो ले लीजिए कि जो मैंने सोचा था, मान लीजिए 100 क्वेश्चन में मैंने 70 सोचा है या 60 सोचा है, तो 60 मैंने सही सोचा है कि नहीं सोचा। मान लीजिए आपने 100 के 100 अटेम्प्ट कर दी और 60 आपके सही थे कि 50 आपके सही थे, इस डायलेमा में आप हमेशा रह जाएंगे, वो कहानी वहीं पे खत्म हो गई। तो एक्यूरेसी का ये बहुत जबरदस्त टेस्ट होता है यहाँ पर। आगे इस चीज पे सिद्धार्थ सर बताएंगे तो ज्यादा बेहतर चीजें होंगी। यहाँ दो चीज, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। एक इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है, और दूसरा टफ एग्जाम है जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे एसएससी या बैंक क्लर्क का जो एग्जाम होता है तो 60 मिनट में 90 क्वेश्चन होते हैं, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ मिनट से, मतलब जितना मिनट है उससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा जी। 60 मिनट में 90 क्वेश्चन, 90 मिनट में 120 क्वेश्चन, इस टाइप से होता है। तो इसी से जैसे ये आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका सिर्फ स्पीड मैटर करता है, एक्यूरेसी के साथ स्पीड आपका अच्छा होना चाहिए। और जितने हाई लेवल के एग्जाम होते हैं, जीमेट को माइनस करके मैं बोलता हूँ, जीमेट को हम लोग इसमें चर्चा में नहीं ला रहे हैं, जीमेट बिल्कुल अलग टाइप का एग्जाम है। उसके बाद जितना भी हुआ कैट जेट या बैंक पीओ में भी, इवन गेट के एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही है, गेट में भी 3 घंटे में 60 क्वेश्चन ही रहते हैं, 60 क्वेश्चन ही रहते हैं। हाँ, तो जितने भी एग्जाम में कैट का जैसे एग्जाम होता था तो 180 मिनट में 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, मतलब नंबर ऑफ, वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन मिनट से कम रहेगा, बहुत कहीं कहीं तो बहुत कम रहता है। तो इससे पता चलता है कि वहां पर आपको समय दिया जा रहा है क्वेश्चन को समझने के लिए, वहां पर आपके पास समय का अभाव नहीं है। अगर आपसे बनने वाला है तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास एनफ टाइम है, और जो नहीं बनने वाला 2 दिन का भी समय दे दिया जाए तो आपसे नहीं बनेगा। इस टाइप के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल जहाँ ज्यादा होता है, तो वहां पर 2 चीजों का जांच किया जाता है, चेक। एक तो आपका कंसेप्ट का चेक होता है, वहां पर आपका फॉर्मूला आपके पास कितना बढ़िया है, कितना, मतलब रटा हुआ चीज वहां नहीं पूछा जाएगा। वहां जो भी पूछा जाएगा जिसका लॉजिकल आंसर निकलता हो, जिसका कंसेप्ट आपके पास, मतलब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो हो सकता है कि उसको सॉल्व करने में थोड़ा समय ज्यादा लगे,
और जो बन जाएगा, अब जो बन जाएगा तो उसके लिए आपके पास इनफ टाइम होगा। तो वहां पर क्वेश्चन का सिलेक्शन बड़ी मतलब कि होशियारी से करना होगा आपको। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ा आपने, अटेम्प्ट किया, नहीं बना। दूसरा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, नहीं बना। तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नहीं बना। चौथा क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते कॉन्फिडेंस लेवल गिरना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो आपके पास आया वो इजी होते हुए भी उस समय तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना गिर चुका रहेगा कि वो इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगेगा। आपके दिमाग में ये मैसेज आएगा कि इसमें बनने वाला कोई क्वेश्चन मेरे पास नहीं है। एक्चुअली पांचवा क्वेश्चन बन जाता, शर्त ये था कि आप पहला 4 क्वेश्चन पढ़ के ही स्किप कर गए रहते। हाँ, जैसा कि मैंने इसके पहले भी बोला था कि अटेम्प्ट करने के बाद डिसाइड हो कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, उसके पहले क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसको स्किप करना है या रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू करना है, या इसको अटेम्प्ट ही करना है। पहला क्वेश्चन छोड़े, नहीं बना, नहीं बना, छोड़ दिए, बनाया ही नहीं। पहला क्वेश्चन स्किप किए, दूसरा क्वेश्चन स्किप किए, तीसरा क्वेश्चन स्किप किए, चौथा भी स्किप किए, पांचवा बनने वाला है उसको बना दिए। फिर छठा क्वेश्चन, क्योंकि अगर टोटल क्वेश्चन 100 है एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें तो 20-25 क्वेश्चन पक्का ऐसे होंगे जो आपके द्वारा आसानी से बनाए जा सकते हैं। लेकिन वो 20-25 क्वेश्चन, 20-25% क्वेश्चन कहाँ है उसको खोजने में आपको थोड़ा समय लगेगा। ये तभी आप खोज सकते हैं जब स्किप करते हुए जाएंगे। तो एक बार वहां तक अगर पहुंच जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब जो बनने वाला क्वेश्चन बन जाता है, तब आप काउंट करेंगे तो लगेगा कि 15% 20% बन गया, 30-40% बनाने पर ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तब उसके बाद आप मॉडरेट क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। अटेम्प्ट करके नहीं बना के आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देंगे। इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बना देते हैं तो, और ओवरऑल आप क्वेश्चन को देख लेंगे। तब तक क्या होगा कि इजी क्वेश्चन को चुनने के चक्कर में आप सारे क्वेश्चन को देख एक बार जरूर देख लेंगे। लेंगे। एक बार, हाँ, एक बार आप सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। तो एक सवाल मेरा यहाँ पर है सर। जैसे मान लीजिए कि जहाँ पर टाइम ज्यादा है और हमारे पास क्वेश्चन कम है, क्या हम वहां पर जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं हम पहले उनको देखकर सॉल्व कर लें, उसके बाद हम वहां पहुंचे जो कि हमारे वीकेस्ट पॉइंट हैं, फिर हम वहां पहुंचे जहां पर ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीकेस्ट पॉइंट से क्या मतलब हुआ? जैसे कैसे? सब्जेक्ट का इश्यू से मान लीजिए मैं गेट की बात कर रहा हूँ। गेट में मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ और मेरा कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा है। तो मैं क्या करूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ही है, तो मुझे टाइम कम लगेगा ढूंढने में कंट्रोल क्वेश्चन को। तो मैं कंट्रोल क्वेश्चन ढूंढूं कि मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यहाँ क्वेश्चन बनने ही बनने हैं मुझसे, तो उसको मैं सॉल्व कर लूं, उसके बाद में बाकी क्वेश्चंस पे जाऊं। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप थॉरली क्वेश्चन नंबर 1 से देखना स्टार्ट कर दीजिए, बनाना नहीं। आप जैसा जहां आपने आपका पिछली सेक्शन चर्चा में मिल गया, बताया था कि पूरा पेपर हमें एक बार घूम लेना चाहिए, पूरा पेपर एक बार पढ़ लेते हैं, अगर पूरा पेपर एक बार देख लेते हैं तो हमें ये आइडिया लग जाएगा कि कौन नहीं, से क्वेश्चन हाँ, हमसे बनेंगे, कौन से क्वेश्चन हमसे नहीं बनेंगे, और कौन से क्वेश्चन सोचने पे बन जाएंगे, ये कैटेगराइज कर पाएंगे। तो हाँ, जो बनने वाला है उसी समय बना देना है। हाँ और जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को हमको खोजना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को खोजने के लिए इधर उधर जाने से अच्छा है कि हम थॉरली जब चलेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का मिल जाएगा वहां रुक के बनाना शुरू कर देंगे, उसके बाद फिर आगे चले जाएंगे। तो किस किस जगह पर कहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन है उसका आइडिया भी लगते जाएगा, जो बनने वाला हो बनते हुए वो चला बनता भी चलो। जाएगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी कम होगी। अगर आपका लगता है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हमको इलेक्ट्रॉनिक्स का पहले पकड़ना चाहिए या कम्युनिकेशन का पहले पकड़ना, जो भी आपको आसान लगता है, तो लेकिन वो कहाँ पर है तो पता नहीं चलेगा, या हो सकता है कि मिक्स्ड भी हो। बहुत बहुत, जैसे कि आजकल रेलवे का एग्जाम होता है, रेलवे के एग्जाम में क्या होता है कि मैथ होता है, फिर उसका जीके हो जाता है, फिर इंग्लिश, सॉरी, हाँ, रीजनिंग आ जाता जम्बलिंग भी है, होती है, पूरी जम्बल्ड जम्बलिंग होता है। होती है। हाँ, पूरा जम्बल्ड होता है, तो आप माइंड में ये करके नहीं बैठ सकते हैं कि हमको ये इसको ये करना है। हाँ, ओवरऑल देखते चले जाएंगे, जो टाइम टेकिंग, मतलब कि वो सीन होते चला जाना चाहिए, कहाँ पर क्या है मॉडरेट, कहाँ कहाँ डिफिकल्ट है, और कहाँ पर हमारा बनने लायक है, उसको बनाते हुए चले जाएंगे। और एक चीज और, एज्यूम करके बैठने पर कभी कभी बड़ी साइकोलॉजिकल पहलू पर हम आते हैं इसके, कि अगर आपने एज्यूम कर लिया कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको डेफिनेटली अगर एज्यूम करके हम चलते हैं तो ये एक नुकसान देने वाला चीज होता है। जैसे पहली बार जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था कैट का, फर्स्ट टाइम कैट का जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, आज से करीब
12-13 साल पहले कैट का जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था फर्स्ट टाइम, तो सारे क्वेश्चन दूसरा अटेम्प्ट किया बन गया, तीसरा अटेम्प्ट किया बन गया। तो एक सेक्शन में अगर 30 क्वेश्चन है तो आउट ऑफ 30 जब 15 से ज्यादा क्वेश्चन उनका बन गया, लगभग उन लोगों ने बना लिया, तब उनको डाउट होने लगा कि लगता है कि हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं कि कैट का एग्जाम में आउट ऑफ 30 20 क्वेश्चन कैसे बन गया। आजकल नहीं बनता है, लेकिन उस समय बन गया उस सेक्शन में। तो उन लोगों ने आगे अटेम्प्ट करना छोड़ दिया और फिर से रीचेक करना शुरू किया कि हम एरर कर रहे हैं। तो फर्स्ट बैच में जो फर्स्ट सिटिंग, क्योंकि 1 महीना करीब एग्जाम, आजकल तो सिस्टम डेवलप कर गया, उस समय 1 महीना एग्जाम चला था। उसमें फर्स्ट सिटिंग में जितने लड़कों ने एग्जाम दिया था पहले दिन, उन सबका एग्जाम वो लोग क्वेश्चन छोड़ दिए ये सोच के कि लगता है कि हम एरर कर रहे हैं। बाद में पता चला कि नहीं, सचमुच ही क्वेश्चन आसान थे। क्वेश्चन सचमुच, मतलब पहले ही से हम एज्यूम करके बैठे हुए हैं कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन बनते जा रहा है तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ये हो गया कि लगता है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, क्वेश्चन इतना जल्दी बन कैसे जा रहा है। एक मेरे पास इसका एक वो है, 2012 का गेट का पेपर था। 12 के गेट के पेपर में वो अब तक का सबसे टफ माना गया है 2012 गेट, IIT दिल्ली जो पेपर बनाया था। तो उसमें जिसके 25 भी सही हो रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसका गेट स्कोर आ रहा था। लेकिन 2014 का इतना पेपर आसान था कि उस साल कट ऑफ आई थिंक 37 नंबर गया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो 20, क्योंकि लेकिन ऐसा हो गया ना, पेपर एक साल इतना टफ एकदम इजी हो गया, कई सारे बच्चे क्वेश्चन पेपर छोड़ दिए, बोले तो बनेगा ही नहीं, इतना आसान कैसे आ रहा है। हाँ, इसके पीछे जरूर कुछ बात है। तो ये कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। पहले से एज्यूम करके चलेंगे कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है तो इजी आ जाएगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाए तो लगेगा क्या कि इसके अंदर जरूर कुछ ट्रिक रहा होगा जो हमको पकड़ में नहीं आ रहा है, ये हम बनाएंगे तो गलती हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो इस तरह से हम एज्यूम करके या पहले से डिसाइड करके कुछ नहीं कर सकते। वो तो ऐसा ग्राउंड है जब उतरने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से हमको किस स्टाइल में बैटिंग करनी है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज होता है कि उस समय आपका माइंड सेट क्या है। जैसे है ना वो 70 मिनट जो आपने अपने जिंदगी के सबसे बेहतरीन 70 मिनट शाहरुख आपने खान दे जी का दिए, डायलॉग। शाहरुख खान का डायलॉग। तो वो आपका 70 मिनट मतलब बहुत बेहतर जाए, आप अपनी लाइफ का बेस्ट दे पाइए, जितना आपने तैयारी, जितनी भी आपने तैयारी की है उसका आप बेस्ट दे पाए, ये आपका एफर्ट होना चाहिए। और इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाना चाहिए, इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि हम उस पीरियड में बेस्ट कैसे करें। तो थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा इसके साइकोलॉजिकल पर। साइकोलॉजिकल पहलू क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एग्जाम देने जाते हैं हम लोग तब हार्ट बीट बढ़ जाता है ना, मुंह सूखने लगता है, लगता है कि माइंड ब्लैंक हो गया। जी, ये सब बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल। एंजाइटी होती है। और इंटरव्यू देने के दौरान, इंटरव्यू के समय भी ये सारी समस्याएं होती हैं। एग्जामिनेशन हॉल में तो थोड़ा देर के बाद कवर हो जाता है, बट इंटरव्यू के दौरान होती है। तो इस पर भी थोड़ा सा वर्क करना चाहिए स्टूडेंट को, जो आमतौर पर नेग्लेक्ट हो जाता है कि इन सब चीजों को कैसे कंट्रोल करें। तो मेरा सजेशन है कि अगली बार हम लोग जब चर्चा करने बैठे बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं भी इस यही बोल पहलू रहा पर था। चर्चा करें हम लोग कि जो फोबिया, डर एग्जामिनेशन का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है ना, उसको कैसे कंट्रोल करें ताकि हम एग्जाम में भी बेहतर कर पाए, इंटरव्यू में भी बेहतर कर पाए और अपना बेस्ट दे पाए। जानते हुए भी अगर हम नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो हम बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। और कम जान के भी कॉन्फिडेंस से लड़के एग्जाम देकर रिजल्ट निकाल देते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत ज्यादा जानने वाले भी, तो इस पर थोड़ा सा भी वर्क लड़कों को, स्टूडेंट को करना चाहिए कि इस चीज को पहले तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे अपने प्रॉब्लम को, और फिर कैसे उस पर वर्क करें ताकि हम किसी भी एग्जाम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पूरा तैयारी करते हुए चले आए हम साल भर से, 6 महीना साल भर हमने जो भी तैयारी का समय दिया, पूरी तैयारी की हमने, सारा टॉपिक, सारा सब्जेक्ट, सारे फॉर्मूले खूब बढ़िया से ये कर लिए, प्रैक्टिस किया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, टेस्ट सीरीज दिया। लेकिन जब हमें मेन जगह पे, अपने मेन फील्ड में जब परफॉर्मेंस देने की बात आती है, अचानक से सडनली ऐसा कुछ होता है कि सारा याद किया हुआ चीज ही पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है।
पूरा का पूरा हम ब्लैंक ब्लैंक हो जाता जाते हैं। है। और मतलब वो ऐसा ब्लैंक होता है कि फिर आप चाहे कितना भी ऐसे ठक ठक करिए या कुछ भी सोचिए, याद ही नहीं कुछ आता है, नहीं होता। कुछ भी नहीं याद आता है, आप टोटली ब्लैंक है। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हो या जब आप इंटरव्यू सेक्शन से बाहर आते हो, तो फिर खुद को कोसने के अलावा और कुछ रह नहीं जाता है। मतलब वो कहते हैं ना कि अब तब पश्चात होत क्या जब। पता नहीं है। नहीं जाता है। तो ये चिड़िया चुग गई खेत। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। मतलब ये है बात करने के लिए, क्योंकि ये अभी भी जैसे मैं अपनी भी बात करूं तो अगर कुछ इंटरव्यू देने जाते हैं तो अभी भी इस तरह की चीजों का कभी कभी सामना होता है। लेकिन चूंकि आपसे इंटरेक्शन इतना ज्यादा रहा है कि हम लोग इस प्रॉब्लम को टैकल कर पाते हैं। लेकिन हाँ, ये एक और बात है कि ये चीज ना सिर्फ ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चों के साथ होता है, बल्कि वो बच्चे जो 11-12 का एग्जाम देते हैं, जो हाई स्कूल का एग्जाम देते हैं, बोर्ड का एग्जाम देते हैं, जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हैं, पूरा रात भर जग के पढ़ा, महीने दिन से पढ़ रहे हैं, ये बुक वो बुक, मैथ के लिए HK दास, RD शर्मा सब पढ़ डाले, SC वर्मा सब पढ़ डाले, एग्जाम देने गए, एक फॉर्मूला तक नहीं। तो क्या रीजन रहता है सर, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। मुझे एग्जाम देखिए, स्टूडेंट जो कॉपी लिखता है, जिसमें सब्जेक्टिव एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, सब्जेक्टिव एग्जाम में कॉपी स्टूडेंट के एक एक चीज को बता देती है। जी बिल्कुल। मतलब हमको तो कभी कॉपी देखने का मौका मिला है, मैंने LLB की भी कॉपी वगैरह देखी है, यूनिवर्सिटी एग्जाम के, ग्रेजुएशन के या इंटर लेवल के भी कुछ कॉपी मुझे देखने का मौका मिला है। कॉपी देख के ये पता चल जाता है कि इस लड़के ने पढ़ाई बहुत की, एग्जामिनेशन हॉल में नर्वस होकर कुछ नहीं लिख पा रहा है, हर क्वेश्चन की शुरुआत करता है, कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखता है, उसके बाद कुछ लिख नहीं पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। किस लड़के ने कम पढ़ाई की है लेकिन कॉपी उसने इस भर दी है, टेक्निक से, इस तरीके से लिखी है कि लगे कि हमने बहुत मेहनत किया है, बहुत कुछ जानते हैं। और कितने लड़के बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं एग्जामिनर को, सारी बातें एकदम क्लियरली कॉपी से दिखाई पड़ जाती है। जी बिल्कुल, है ना। यहाँ तक कि किस लड़के को किस चीज का स्पेलिंग नहीं आता है, हाँ। जो स्पेलिंग नहीं आता है मुझे उसको किस तरह से लिख दिया जाए कि एग्जामिनर समझ ले कि हाँ, अगर ई है तो ई मान ले, अगर आई है यहाँ पर तो आई मान ले, आई मान इस ले, तरीके से। तो ये आई मान ले या ई मान ले, अब उसको कंफ्यूजन है कि ई होगा कि आई होगा, ठीक है। तो ऐसे लिख देगा कि जैसे ई भी लग जाए आई भी लग जाए, पढ़ने वाला समझ ले। तो ये हाँ, वो एकदम साफ पता चल जाता है कि ये लड़का कहाँ नर्वस हो रहा है, या इसने खुद की है लिख नहीं पा रहा है, या ये मतलब कि स्मार्ट लड़का है, कम पढ़ाई करके इसने बेहतर तरीके से कॉपी लिख दी, या बेवकूफ बनाने की कोई कोशिश कर रहा है। सारी बातें क्लियरली पता चल जाती है। तो ज्यादा पढ़ के भी नंबर कम आ जाता है इसकी वजह से, क्योंकि जो तैयारी करके गया है एग्जामिनेशन हॉल में, अगर उसका वो तो पता, जैसे बताया ना कि 70 मिनट, उस 70 मिनट में अगर परफॉर्मेंस उसका गिर गया तो साल भर की पढ़ाई उसकी बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए स्टूडेंट को, इस पर थोड़ा टीचर भी गाइड नहीं करते हैं एक्चुअली, और टीचर साइकोलॉजिस्ट तो होते नहीं है, है ना, वो मनोविज्ञान तो समझते नहीं है, वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये इंफॉर्मेशन दे देते हैं बच्चे को, और उसके बेसिस पर वो एग्जाम में जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, लेकिन वहां पर गया ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं लिख पाया। तो इस पर भी थोड़ा बच्चों को काम करना चाहिए, और इस पर अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा अगर लड़के उस पर काम करना शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगली चर्चा में हम लोग उठा सकते हैं। अगली चर्चा आगे आने वाली चर्चा में हम लोग इस पर बात करते हैं कि क्या वो स्टेप्स होने चाहिए जो एग्जाम के पहले लेने चाहिए, और क्या कौन से स्टेप्स होने चाहिए जो एग्जामिनेशन हॉल में लेने चाहिए, कि जिससे हम इस तरह के इस ब्लैंकनेस से बचें।